नए लोग जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर हमें ये आईपीओ अलॉट ना हुआ तो फिर हमारे पैसों का क्या होगा। तो इसका तो सिंपल सा आंसर यही है जो हम सबको पता है कि जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट नहीं होता बल्कि सिर्फ ब्लॉक होता है, जो कि अलॉटमेंट ना मिलने पर अनब्लॉक कर दिया जाता है, जिसमें नॉर्मली 1 से 2 दिन का टाइम लगता है अगर बीच में कोई बैंकिंग हॉलीडे ना हो तो। लेकिन कई बार ये प्रोसेस डिले भी हो सकता है, 10-15 दिन निकल जाने के बाद भी हमारे पैसे अनब्लॉक होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं कि हमें टाइमली रिफंड मिल जाए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे आसान इलाज मैं आपको बताऊं, आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ, जब भी आप किसी आईपीओ में यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं और उसकी ऑटो पे मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं तो उस मैंडेट की एक एक्सपायरी डेट भी होती है जिस दिन वो ऑटो पे रिक्वेस्ट खुद में खुद ही कैंसिल हो जाती है। जनरली इसका टाइम पीरियड 30 दिन के आसपास होता है। तो अगर आपको अलॉटमेंट ना मिले और बैंक टाइम पर आपके पैसे रिलीज ना भी करे तो भी 1 महीने बाद तो मैंडेट एक्सपायर हो ही जाएगी और आपके पैसे अनब्लॉक होने ही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 आईपीओ बैक टू बैक आ जाते हैं, तो अगर हमें एक आईपीओ में अलॉटमेंट ना भी मिले तो फिर उसी अमाउंट से हमें नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करना होता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हमें जल्दी से जल्दी रिफंड मिल जाए ताकि नेक्स्ट आईपीओ क्लोज होने से पहले हम उसमें अप्लाई कर पाएं। तो ऑब्वियस है कि ऐसी सिचुएशन में हम 1 महीने तक का वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अब देखिए, किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट से लेकर रिफंड तक का काम उस आईपीओ का रजिस्ट्रार करता है। तो जब भी हमें किसी आईपीओ में अलॉटमेंट या रिफंड मिलना होता है तो उसमें टोटल 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो उस आईपीओ का रजिस्ट्रार और दूसरा है हमारा बैंक। तो रिफंड डिले होने पर भी आपको 1 बाय 1 इन्हीं दोनों पार्टी से कॉन्टेक्ट करना होता है, जिसमें सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रार को एक मेल कर सकते हैं। उसमें आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन डाल देनी है, जैसे आपका नाम, आपका पैन नंबर, आईपीओ एप्लीकेशन नंबर, आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था और टोटल कितना अमाउंट आपका होल्ड पर है। ये सारी चीजें आपको उस मेल में अच्छे से मेंशन कर देनी है। रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर कुछ एक रजिस्ट्रार हर एक आईपीओ के लिए एक अलग मेल आईडी यूज करते हैं जो कि आप सिंपली गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रहे कि रजिस्ट्रार को मेल करने पर आपको उनकी तरफ से रेस्पॉन्स तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस हैं कि आपकी मेल देखने के बाद उनकी तरफ से एक बार फिर आपके बैंक को अमाउंट अनब्लॉक करने के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि प्रोसेस तो यही होता है कि अलॉटमेंट के बाद जितने भी नॉन अलॉटीज हैं, रजिस्ट्रार उन सबके बैंक को ये इन्फॉर्म करता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप इनका अमाउंट अनब्लॉक कर दीजिए। अब इस प्रोसेस में कभी तो रजिस्ट्रार खुद डिले कर देता है और कभी फिर बैंकों का काम स्लो होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा रिफंड डिले हो जाता है। तो रजिस्ट्रार को इसके बारे में मेल करना एक अच्छा ऑप्शन है और 90% चांसेस हैं कि इस एक स्टेप से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो बात हुई आईपीओ के रजिस्ट्रार की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रजिस्ट्रार की गलती होती ही नहीं है, क्योंकि हमने जिस बैंक के थ्रू अप्लाई किया है उनका काम ही थोड़ा स्लो रह जाता है। अब इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि उन्हें जब अनब्लॉक करना होगा तब करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी होम ब्रांच पे विजिट करके वहां के जो मैनेजर हैं उन्हें पूरा मैटर समझा सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो भी जाए, और हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप उन्हें एक रिटर्न में एप्लीकेशन भी जरूर दे दें ताकि उन्हें भी मैटर थोड़ा सीरियस लगे। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प करने की बजाय आपको टालने की कोशिश ज्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ट्राई तो जरूर करना है। अब वैसे तो इतना करने पर आपका काम बन जाएगा, यानी आपके पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर टाइम ज्यादा लगे तो आप इस बारे में सेबी के पोर्टल पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वहां भी आपको अपनी आईपीओ एप्लीकेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। बदले में शायद सेबी की टीम की तरफ से रजिस्ट्रार को ये प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो टाइमली फंड्स रिलीज करें या फिर करवाएं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिलने पर भी अगर हमारा अमाउंट होल्ड पर रह जाता है तो हमारे पास यही सब ऑप्शन है। और अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो बहुत हद तक काफी कुछ सिस्टम पर डिपेंड करता है। कई बार हम रजिस्ट्रार को मेल करते हैं और उसके अगले दिन ही रिफंड आ जाता है, तो हमें लगता है कि मेल करने की वजह से आया है, लेकिन उस दिन रिफंड वैसे भी आना ही था। तो आप चाहें तो ये सब स्टेप ले तो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको बस पेशेंस रखना है, क्योंकि एट द एंड आपके पैसे गए कहीं नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट में ही है। बस देर सवेर अनब्लॉक होने हैं, जो कि हो ही जाएंगे, उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, वे आगे भी ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके रूल्स क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।